हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट दैट इज डेवलपमेंट। चलिए सबसे पहले समझते हैं विकास शब्द का क्या अर्थ है। तो विकास को सामान्यतः वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंक्रीमेंट या ग्रोथ को हम क्या कहते हैं कि विकास हो रहा है। तो विकास को केवल इंक्रीमेंट या ग्रोथ कह देना इसका एक संकीर्ण अर्थ होगा। व्यापक रूप में इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, जैसे अधिक आय के साथ साथ समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान प्राप्त करना भी विकास के कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। आय में बढ़ोतरी होना विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू या हम कहें कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति कुछ अभौतिक तत्व भी चाहता है कि उसे विकास के साथ वो मिले, जैसे सम्मान, स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए दूसरे पहलू भौतिक कारकों से गाड़ी, बंगला, कार इनसे भी ज्यादा महत्व रखते हो। तो पूर्ण रूप से या फिर हम कहें कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हम कब मानेंगे, जब आय में बढ़ोतरी के साथ साथ व्यक्ति का सामाजिक स्टेटस भी बढ़ता हो, उसका सोशल स्टेटस भी जब बढ़ रहा हो, उसे सामाजिक रूप से स्वीकार्यता मिल रही हो, समाज में उसे सम्मान, स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता जैसी चीजें भी जब मिल रही हो, तब हम कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। और विकास को लेकर के हर एक व्यक्ति की अलग अलग परसेप्शन या अलग अलग धारणा हो सकती है। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अलग अलग लोग और उनके विकास को लेकर के अलग अलग लक्ष्य कैसे होते हैं। विकास के प्रति लोगों के जो लक्ष्य है वो अलग अलग क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्यक्तियों के जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती है। जैसे एक किसान के जीवन की परिस्थितियां अलग है, एक उद्योगपति के जीवन की परिस्थितियां अलग है और एक आदिवासी के जीवन की परिस्थिति उनसे अलग है। तो लोग उन चीजों की तलाश करते हैं जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उसकी फसलों का उसे अधिक मूल्य मिले। उद्योगपति के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है कि उसे सस्ते दामों पर कच्चा माल मिल जाए। तो यहाँ इन दोनों के जो लक्ष्य है वो एक दूसरे के विरोधाभासी है। तो एक के लिए जो विकास हो सकता है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे, जैसे कि बांध बनाया जाता है तो किसान क्या सोचेगा कि चलो बढ़िया है, उसे सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। उद्योगपति भी सोचेगा कि बांध बन रहा है, इससे उसे फायदा होगा क्योंकि उसके उद्योगों के लिए उसे बिजली मिलेगी। जबकि एक आदिवासी है, वो ये सोचेगा कि बांध ना बने तो बेहतर है क्योंकि इससे उसे विस्थापित होना पड़ेगा, उसे अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट पीपल और डिफरेंट डिफरेंट गोल्स डेवलपमेंट को लेकर के इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ एक और एग्जांपल लेंगे कि एक अमीर शहरी परिवार का जो लड़का है उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है कि उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, उसे अच्छी बाइक मिल जाए, अच्छा स्मार्टफोन मिल जाए। वही जो एक अमीर शहरी परिवार की लड़की है उसका लक्ष्य क्या होगा कि उसको उसके भाई के जैसी फ्रीडम मिल जाए। तो अलग अलग लोगों के विकास को लेकर के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। तो अब सीबीएसई में हमसे जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन्हें करने टैकल करने के लिए हमें ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी जरूरी होगी। जैसे असर्शन रीजन में हमसे ये पूछा जा सकता है कि विकास के प्रति अलग अलग लोगों की धारणा अलग अलग होती है, ये सही है और ऐसा क्यों होता है। अब यदि हमसे कारण पूछा जाए, क्योंकि उनके जीवन की परिस्थितियां अलग अलग होती है, ठीक है। या फिर कारण में हमें ये भी दिया जा सकता है कि लोग उन चीजों की तलाश करते हैं जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है या जो उनकी जरूरतों या इच्छाओं को पूरा कर सकती है। और एक के लिए जो विकास हो सकता है वो दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। तो हमें इस तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। अब हम इस टेबल के जरिए समझेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं। ये हमें हमारे जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर में ये टेबल दी गई है। हमें अलग अलग लोगों की यहाँ कैटेगरी दी गई है और उनके लिए अलग अलग गोल्स दिए गए हैं।
और जब हम इस टेबल को पूरा पढ़ेंगे हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। किसी भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए क्या लक्ष्य होगा कि उससे काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए मजदूरी मिल जाए, अच्छी मजदूरी मिल जाए उसे, स्थानीय स्कूल के जो स्कूल में उसके बच्चों को एडमिशन मिल जाए, कोई उसके साथ समाज में जाति के आधार पर या उसके आर्थिक स्टेटस के आधार पर उसके साथ भेदभाव ना करे। और पंजाब के जो समृद्ध किसान हैं वो क्या, उनके लिए विकास क्या होगा, उन्हें ज्यादा एमएसपी मिल जाए, ज्यादा उनकी फसलों का समर्थन मूल्य है वो ज्यादा मिल जाए, सस्ते मजदूर मिल जाए ताकि उनकी आमदनी बढ़ जाए और वो अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। तो एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का जो विकास का लक्ष्य है वो देख रहे हैं किस प्रकार से पंजाब के समृद्ध किसान से अलग है। वही ये विकास का लक्ष्य एक किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है उसके लिए अलग होगा, एक भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला के लिए अलग होगा। आप सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि इन लोगों के विकास के लक्ष्य किस प्रकार से हो सकते हैं। तो जो किसान खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है वो ये चाहेगा कि अच्छी बारिश हो जाए, भूस्वामी परिवार की ग्रामीण महिला चाहेगी कि उसे अच्छे गहने कपड़े मिल जाए, शहरी बेरोजगार युवक चाहेगा उसे रोजगार मिल जाए, शहर के अमीर परिवार का लड़का अपने लिए अच्छी गाड़ी या बाइक की उम्मीद करेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों के लिए विकास के जो लक्ष्य होंगे वो अलग अलग होंगे। क्लियर है ये चीज हमें? अब हम इसे एक बांध के एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एक बांध बनाया गया है, किन किन सुविधाओं के लिए, बिजली, सिंचाई, पर्यटन, पीने के लिए पानी, मछली पालन के लिए। लेकिन समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनकी इस बांध को लेकर के परसेप्शन अलग अलग होगी। किसान क्या सोचेगा कि बांध बन रहा है चलो अच्छा है, उसे खेतों में सिंचाई से ज्यादा फसलें मिलेगी, फसलों का वो ज्यादा उत्पादन कर पाएगा। उद्योगपति क्या सोचेगा कि उसकी फैक्ट्री के लिए उसे ज्यादा बिजली मिलेगी। और वहीं जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो क्या सोचेंगे कि उन्हें अब अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो वो ये चाहेंगे कि बांध जैसी जो विकासात्मक कार्य है वो ना ही हो तो बेहतर है। तो अब हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं कि विकास को लेकर के अलग अलग लोगों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आय और अन्य लक्ष्य। तो अगर हम जो हमने टेबल 1.1 डिस्कस की थी उसको एक बार फिर से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उनको नियमित काम मिले, ज्यादा मजदूरी मिले, उनकी उपज की ज्यादा अच्छी कीमत मिले। दूसरे शब्दों में वो क्या चाहते हैं, ज्यादा आय चाहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति भले ही वो कितना ही चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा आमदनी मिले, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या चाहते हैं कि उन्हें समाज में बराबरी का व्यवहार मिले, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा मिले, दूसरों से आदर मिले, दूसरों के बराबर समानता का उनके साथ व्यवहार हो। अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो वो दुखी होते हैं। तो आय बढ़ने के साथ साथ ये जो दूसरे अभौतिक लक्ष्य है ये भी हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बल्कि हो सकता है कि कुछ मामलों में हमारे लिए गाड़ी, बंगला, मोटर कार इनसे भी ज्यादा जरूरी समानता, स्वतंत्रता या सुरक्षा, ये चीजें हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आय को विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है क्योंकि अब इससे हमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं मिल सकती है। हमारे पास जितना पैसा होगा हम उतना बड़ा घर, उतनी बड़ी गाड़ी और उतनी ही ज्यादा हमारे लिए हम सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं। तो उच्च आय अर्जित करना नो डाउट विकास का एक लक्ष्य है, लेकिन इसका ये एकमात्र लक्ष्य नहीं है। सोल मोटो विकास का केवल पैसा अर्जित करना नहीं है। आय के अलावा जब हम एक लेवल अचीव कर लेते हैं इनकम का, उसके बाद लोग क्या चाहते हैं कि वो दूसरे लक्ष्य प्राप्त करें, जैसे समाज में उनका स्टेटस अपग्रेड हो, समान व्यवहार हो, स्वतंत्रता मिले, सुरक्षा और दूसरों का सम्मान भी लोग चाहते हैं कि उन्हें ये चीजें भी मिले। तो इस प्रकार विकास के लिए वे लक्ष्यों के मिश्रण को देखते हैं। तो लोग क्या चाहते हैं कि आय के साथ साथ उनको इन दूसरे लक्ष्यों की भी प्राप्ति हो।
तो इस पिक्चर में एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि अधिक आय के साथ साथ लोग स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा जैसे अभौतिक तत्वों की भी अपेक्षा करते हैं। अब हम इस चीज को एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि किसी लड़के को नौकरी मिलती है, ठीक है, वहां अच्छी नौकरी है और उसे सैलरी भी अच्छी मिल रही है, लेकिन उसे समानता नहीं मिल रही, वहां पे भेदभाव हो रहा है, स्वतंत्रता नहीं है अपनी मर्जी से काम करने की, कहीं आने जाने की, सिक्योरिटी भी नहीं है, वो नौकरी उसकी कभी भी जा सकती है, परिवार के पास नहीं रह सकता, वो उसे अपने परिवार का प्यार भी नहीं मिल सकता। तो क्या वो व्यक्ति ऐसी नौकरी को चुनना पसंद करेगा? साफ उत्तर होगा नहीं। तो अ, हम इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि केवल पैसे की बजाय भी केवल पैसा ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे की बजाय कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारा गोल फिक्स करते हैं डेवलपमेंट को लेकर के। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट को। तो जैसे हमने पहले इंडिविजुअल डेवलपमेंट या व्यक्तिगत विकास में देखा था कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय विकास का अर्थ भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय विकास का हम क्या अर्थ समझेंगे। राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है कि किसी राष्ट्र की अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता से है। यानी कि कोई भी नेशन अपने जो सिटीजन्स हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को और बेटर बनाने का जो एफर्ट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? नेशनल डेवलपमेंट कहेंगे। तो नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के बहुत से उपाय हो सकते हैं, जैसे उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, शिक्षा, बिजली, सिंचाई, परिवहन की उपलब्धता। तो किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है कि राष्ट्रीय विकास का मतलब ये हो कि लोगों का स्वास्थ्य सुधर जाए, उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाए। कोई विकास का ये मतलब जो अनपढ़ है या जो लोग शिक्षा से वंचित है वो ये सोच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस खोल दिए जाए तो देश का विकास हो जाएगा। जो लोग बिजली से वंचित है या जो उद्योगपति है उन्हें क्या लगेगा, ज्यादा से ज्यादा बिजली दे दी जाए, चौबीसों घंटे बिजली दे दी जाए, ज्यादा से ज्यादा टाइम इंडस्ट्रीज चलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। किसान को लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई सुविधाएं दे दी जाए, फसलों का ज्यादा उत्पादन होगा तो देश का विकास होगा। इसी तरीके से उद्योगपति और किसान सोचेंगे कि उनके जो माल है उसे मंडियों तक लाने के लिए, ले जाने के लिए परिवहन की उपलब्धता बढ़ा दी जाए तो इससे देश का विकास होगा। तो जिस प्रकार से इंडिविजुअल्स के लिए डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, राष्ट्रीय विकास एक नेशन की डेवलपमेंट को लेकर के भी लोगों की अलग अलग परसेप्शंस हो सकती हैं कि यदि हम ऐसा कर दें तो डेवलपमेंट होगी, ऐसा कर दें तो डेवलपमेंट होगी। लेकिन ये सारे के सारे अगर हम सुविधाएं उपलब्ध करवा दें देश के नागरिकों को तो अपने आप से ही वो उस राष्ट्र का विकास हो जाएगा। यदि हम इन सारी की सारी भौतिक सुविधाओं का सुधार कर दें, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सिंचाई, परिवहन, इन सब में अगर हम सुधार कर दें तो उस देश का विकास अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा। तो बांध, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, ये सारी सुविधाएं यदि उपलब्ध करवा दी जाए तो देश का विकास अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करें। तो दो अलग अलग देशों या राज्यों की तुलना करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। ये दो स्टैंडर्ड्स हैं या दो पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर हम दो देशों या राज्यों की तुलना करेंगे। तो पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के माध्यम से किस प्रकार से तुलना करेंगे। तो राष्ट्रीय आय से हमारा क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है उस देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित आय। जैसे अगर हम भारत की राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो भारत के जो निवासी हैं उनके द्वारा एक निश्चित अवधि यानी कि एक वर्ष में जितनी आय अर्जित की गई है उसे क्या कहा जाएगा?
उस देश की राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। तो राष्ट्रीय आय के आधार पर हम अलग अलग देशों की तुलना कर सकते हैं। जिन देशों की राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी उनके लिए हम क्या कहेंगे, वो कौन से देश हैं, विकसित देश है, जैसे अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय आय को भी हम एक सटीक पैरामीटर हम नहीं मान सकते, सटीक मानदंड नहीं मान सकते तुलना का, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, और कुछ देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जैसे चाइना, इंडिया। और जो स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश हैं उनकी हम आपस में तुलना नहीं कर सकते राष्ट्रीय आय के माध्यम से। तो जनसंख्या कारक के कारण विभिन्न देशों की तुलना के लिए राष्ट्रीय आय एक सच्चा या सही संकेतक नहीं हो सकता। इस कमी को दूर करने के लिए, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इससे बेटर पैरामीटर क्या है, प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम क्या है, और बेहतर मानदंड है। तो प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से हम कैसे तुलना करेंगे? प्रति व्यक्ति आय का अर्थ क्या है कि किसी देश की जो कुल आय है उसे उसकी कुल जनसंख्या से जब हम भाग कर देंगे, कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से जब हम भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाती है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय मिल जाती है, हमें औसत आय मिल जाएगी। तो इससे जो कम या ज्यादा जनसंख्या वाला डिस्पैरिटी है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इससे एवरेज हमें मिल जाएगी कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय इतनी है। तो ये ज्यादा बेहतर माध्यम है तुलना के लिए। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तुलना करने के लिए हर साल विश्व विकास रिपोर्ट या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। तो इसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा सूची जारी की जाती है, कौन से देश विकसित हैं, कौन से विकासशील और कौन से अल्पविकसित देश हैं। तो प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर मानदंड है देशों की तुलना करने के लिए। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अमीर देश कौन से हैं, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2019 में 49,300 अमेरिकी डॉलर से अधिक थी प्रति वर्ष, एक साल में जिनकी आय 49,300 डॉलर से ज्यादा थी, वो देश क्या है, अमीर देश है। और निम्न आय वाले देश कौन से हैं, जिनकी 2500 अमेरिकी डॉलर से कम आय थी। और निम्न मध्यम वाले यानी कि मिडिल क्लास या जो मीडियम कैटेगरी में है, जिनकी आय 6700 डॉलर अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी, उन्हें मध्यम श्रेणी में रखा गया था। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया कैटेगराइजेशन है पर कैपिटा इनकम के बेस पर। अब हम यहाँ देखेंगे इनकम के अलावा बाकी किन क्राइटेरियाज के आधार पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं किन्हीं भी देशों या राज्यों का। विकास के स्तर को हम केवल आय के आधार पर ही नहीं मापेंगे, सॉरी, आय के अलावा भी दूसरे मानदंड हैं। जैसे हम यहाँ 3 राज्यों की तुलना करेंगे, हरियाणा, केरल और बिहार की। तो आय के अलावा हम यहाँ 3 पैरामीटर्स और देखेंगे, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और विद्यालय में शुद्ध उपस्थिति अनुपात। तो आय के आधार पर यदि हम तुलना करेंगे तो हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से ऊपर है, और बिहार की ये प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर केरल में सबसे कम है। यहाँ हम देख सकते हैं कि भले ही प्रति व्यक्ति आय हरियाणा राज्य की ज्यादा है, लेकिन शिशु मृत्यु दर केरल में कम है। इससे पता लगता है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा बेहतर है, और बिहार में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। तो इससे पता लगता है कि वहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है। साक्षरता दर भी हम देख सकते हैं, भले ही हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, लेकिन साक्षरता दर केरल में ज्यादा है 94 और हरियाणा में 82 है और बिहार में 62 है। शुद्ध उपस्थिति अनुपात विद्यालय में जो जाने वाले छात्र हैं उनका हरियाणा में केरल की अपेक्षा कम है। तो इस टेबल को हम देख करके समझ सकते हैं कि बिहार के उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि आय का सीधा संबंध है बाकी की सुविधाओं के साथ, लेकिन हरियाणा और केरल का यदि हम उदाहरण लें तो इससे हमें पता लगता है कि केवल आय ही विकास का एकमात्र मानदंड
नहीं है, क्योंकि केरल में शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और शुद्ध उपस्थिति अनुपात के मामले में स्थितियां बेहतर है, भले ही हरियाणा की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम है। तो इन टर्म्स को भी हम अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। शिशु मृत्यु दर का क्या अर्थ है? शिशु मृत्यु दर उस वर्ष विशेष में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। और साक्षरता दर 7 वर्ष से या उससे अधिक आयु के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं, जिन्हें पढ़ना या लिखना आता है, उन्हें क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है, साक्षर जनसंख्या कहा जाता है। और शुद्ध उपस्थिति अनुपात में हम किन्हें शामिल करेंगे? स्कूल जाने वाले 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनकी कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहते हैं। इसमें हम एक ही आयु वर्ग के बच्चों को लेंगे, 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों को लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सार्वजनिक सुविधाएं। तो आय विकास का एक अच्छा साधन है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, जैसे कि हमने अभी हरियाणा और केरला के एग्जाम्पल से देखा। और इसके अलावा जैसे अधिक आय हमें प्रदूषण मुक्त क्षेत्र या कुल बीमारियों से सुरक्षा नहीं दे सकती, यानी कि केवल ज्यादा इनकम या इंश्योर नहीं कर सकती कि हमें प्रदूषण मुक्त या पोल्यूशन फ्री एयर मिल जाए, या जितने भी इन्फेक्शन रिलेटेड बीमारियां हैं वो हमें ना हो। इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छता और प्रदूषण मुक्त क्षेत्र जैसी सार्वजनिक सुविधाएं भी जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि विकास कब सुनिश्चित होगा? जब सब लोगों को ये सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। तो सार्वजनिक सुविधाओं का एक देश के विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण स्थान है। तो सार्वजनिक सुविधाओं में हम इन सबको शामिल करेंगे, बांध, सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब क्या है? सार्वजनिक सुविधाएं हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आपकी जेब में पैसा होने से वो सभी सामान और सेवाएं क्यों नहीं खरीदी जा सकती जिनकी आपको अच्छी तरह से जीने की आवश्यकता हो सकती है? पैसा उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी आपको अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। जैसे पैसे से हम पोल्यूशन फ्री एयर नहीं खरीद सकते, प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, पैसे से हम कोरोना जैसी जो बीमारियां हैं इनसे मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते, ना ही पैसा हमें संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा दिला सकता है। पैसे के अलावा लोग अपने जीवन में, समाज में समान व्यवहार, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान भी चाहते हैं, लेकिन इन्हें लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। इनके लिए संविधान की, लोकतंत्र की ताकत जरूरी है कि समाज में समानतापूर्ण व्यवहार या समानतापूर्ण वातावरण कायम किया जाए। अब हम देखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, एक ऐसी प्रणाली है, ऐसा सिस्टम है जिसमें गरीब लोगों को बाजार मूल्य की तुलना में, जो मार्केट प्राइस है किसी भी चीज का, उसकी तुलना में कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है, उन्हें सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। तमिलनाडु जैसे जो कुछ स्टेट्स है वहां पीडीएस अच्छी तरीके से काम कर रहा है, जबकि झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेब्लिश नहीं हो पाया है। अब हम देखेंगे विकास को मापने की सर्वोत्तम विधि क्या है। मानव विकास रिपोर्ट, पीछे हमने देखा कि किस तरीके से वर्ल्ड बैंक WDR या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू करता है पर कैपिटा इनकम के बेस पर। तो वही यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक ये जारी करता है, जो कि एक ज्यादा व्यापक अवधारणा है मानव विकास सूचकांक। तो ये मानव विकास को मापने का एक सर्वोत्तम तरीका है, और ये 3 पिलर्स या 3 पैरामीटर्स पर ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बेस्ड है। तो किन 3 स्तंभों पर या 3 पिलर्स पर बेस्ड है ये? जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति या जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने साल किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना है एक देश के, और लोगों का शैक्षिक स्तर, साक्षरता दर और नामांकन अनुपात। तो इन
तीनों की एवरेज के बेस पर यूएनडीपी के द्वारा एक इंडेक्स या एक सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है उसकी तुलना में ये ज्यादा एक वृहद हम कह सकते हैं, ज्यादा कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हम इसे कह सकते हैं कि ये स्थिति की हमें बेहतर जानकारी देती है। यूएनडीपी द्वारा जारी की जाने वाली मानव विकास रिपोर्ट। अब हम देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। इससे हमें एक देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में सही ढंग से पता लगता है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? किसी व्यक्ति के वजन और ऊंचाई को माप के बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है। व्यक्ति का जो वजन है किलोग्राम्स में, उस वजन को उसकी ऊंचाई के स्क्वायर से, उसकी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं? बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। आप अपना इस तरीके से बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं अपने वजन को ऊंचाई के स्क्वायर से डिवाइड करके। और यदि परिणाम 18.5 से कम है तो आप अल्पोषित है, और 25 से अधिक है तो व्यक्ति अधिक वजन वाला है। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से विकास के संबंध में यूएनडीपी के द्वारा जो पैरामीटर यूज किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के पैरामीटर से किस तरीके से भिन्न है। तो यूएनडीपी का जो पैरामीटर है वो ज्यादा ब्रॉड है, ज्यादा विस्तृत है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, इन सबको आधार बनाया गया है, जबकि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है वो केवल प्रति व्यक्ति आय को आधार मानती है। तो ये क्या है? संकीर्ण अवधारणा है। और यूएनडीपी की मानव विकास को मापने की व्यापक अवधारणा है। और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो देशों को 3 कैटेगरियों में डिवाइड करती है: अमीर, मध्यम और गरीब। तो ये डिफरेंस है यूएनडीपी की रिपोर्ट में और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सतत विकास से हमारा क्या अभिप्राय है? ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। यानी कि हम वर्तमान में इस प्रकार से विकास करें कि जो भावी पीढ़ियां हैं उनकी जरूरतों को हम ताक पर ना रखें, उनकी उनके विकास को हम नजरअंदाज ना करते हुए वर्तमान का विकास करें। तो इसे हम क्या कहेंगे? सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। यानी कि हम आज ही सारे संसाधन समाप्त ना कर दें विकास की होड़ में, आज ही हम पैसा कमाने के प्रतिस्पर्धा में इतने आगे ना बढ़ जाए कि प्रकृति को हम नष्ट ही कर दें, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ भी ना छोड़ करके जाए। तो हम आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके जब विकास करेंगे तो वो कौन सा विकास कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। यानी कि हम आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देंगे तो वो विकास क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण शरण एवं सतत विकास। तो ये चीज हमें क्लियर है कि जितना ज्यादा हम विकास करते जा रहे हैं हम उतना ही ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। तो पर्यावरण शरण से क्या तात्पर्य है कि मानव के लालच को पूरा करने के लिए हमारी गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को हम जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण शरण कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन, इनके मिसमैनेजमेंट के परिणाम स्वरूप जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है और प्राकृतिक संसाधनों की जो कमी हो रही है, इससे क्या है? पर्यावरणीय गिरावट आई है, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ है। तो हमें ऐसा विकास का मॉडल फॉलो नहीं करना है, हमें सतत विकास के सपने को पूरा करना है। हमें किस प्रकार का विकास करना है? सतत विकास करना है, जो सतत यानी निरंतर चलता रहे, आने वाली पीढ़ियों का भी विकास निरंतर होता रहे। तो हमें ऐसा वातावरण, ऐसा पर्यावरण तैयार करना है कि वर्तमान में भी हमारा विकास भी बाधित ना हो और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास होता रहे, उनके अस्तित्व के लिए भी कोई खतरा पैदा ना हो। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया कि डेवलपमेंट का क्या कंसेप्ट है, इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग किस तरीके से है, नेशंस के लिए किस तरीके से डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग है, कंपैरिजन हम किस तरीके से करेंगे एक देश का, एक राज्य का दूसरे देशों और राज्यों के साथ, और हमें किस प्रकार से पर्यावरण को भी
ध्यान में रखते हुए अपने डेवलपमेंट के गोल को अचीव करना है। तो ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस की और यहाँ कंप्लीट होता है हमारा आज का चैप्टर। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स को सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।